मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम आपको याद होगा एक्सरसाइज 11.2 आपने सॉल्व कर ली थी। आज 11.2 से आगे चलेंगे। तो मैथमेटिक्स में जब 11.2 से आगे चलेंगे ना आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो उसमें आपको समतल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 11.2 में आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। आप लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, रेखा की समीकरण आपने पढ़ी थी। एक्सरसाइज जो आपकी 11.3 होगी, आज उसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। और एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रोडक्शन में समतल के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा, समतल की समीकरणें पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए यहां पर हमने पहले लिख दिया है प्लेन यानी कि समतल। ये आपका एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन भी है। तो एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रोडक्शन में समतल के बारे में स्टडी करने को मिलेगा, जैसे आपने 11.2 में लाइन के बारे में स्टडी किया था। इसमें पूरा प्लेन आपको पढ़ने को मिलेगा। समतल आप समझते हैं, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है ना। तो इस तरीके के प्लेन्स हमको पढ़ने का मौका मिलेगा वो 11.3 के इंट्रोडक्शन में। अब जैसे रेखा के अनेक रूप होते हैं, जैसे आपने जब 11.2 स्टडी किया उसमें रेखा के 2 प्रकार के समीकरण पढ़े। एक तो ये देखा कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है और एक दिए हुए सदिश के समांतर है तो उसका समीकरण क्या होगा। ऐसे एक रेखा देखिए, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपने स्टडी किया। उसकी जो वेक्टर इक्वेशन होगी, उसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी वो क्या होती है, उसको हमने पढ़ा। ऐसे ही जब आप समतल में पढ़ने आएंगे ना प्लेन के बारे में, तो प्लेन में भी कई कंडीशन है और उन अलग अलग कंडीशन को लेकर हम प्लेन को स्टडी करते चले जाएंगे कि किस किस तरीके का प्लेन हमको पढ़ना है। हमने इकट्ठे नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन से तरीके का प्लेन हमें स्टडी करना है। एक एक आर्टिकल हम बताते जाएंगे और उसको आप समझते चलिए। जैसे सबसे पहला हमने लिखा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की एक समीकरण होगी जो कि अभिलंब रूप में होगी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप में समतल की समीकरण। आप अगर चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, अभिलंब रूप में समतल की समीकरण। ठीक है, लिख लीजिए, अभिलंब रूप में समतल की समीकरण। अभिलंब रूप में समतल की समीकरण। अभिलंब रूप में समतल की समीकरण मतलब क्या क्या चीजें इसमें दी जाएंगी। तो देखो इसमें क्या दिया जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन, आपको इसमें समतल पर एक लंब दिया जाएगा और एंड इट्स डिस्टेंस, और उसकी डिस्टेंस दी जाएगी। फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन, मतलब समतल की मूल बिंदु से एक लंब डाला जाएगा और उसकी लंबाई आपको दी जाएगी कि उस लंबाई कितनी है उसकी। इतनी चीजें दिए होने पर उस समतल का समीकरण क्या होगा ये आपको पता लगाना रहेगा। ठीक है, मैं फिगर बनाऊंगा फिर आपको चीजें समझ में आएंगी ज्यादा। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले तो हम ऐसा 3 डायमेंशन का ये एक्सेस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। ये ओरिजिन पॉइंट है, आप जानते ही हैं। ठीक है ना। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं। इस समय वैसे हम लोग 11.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से 11.2 के इंट्रोडक्शन में आपको लाइन इन स्पेस पढ़ने को मौका मिला था, वैसे ही 11.3 के इंट्रोडक्शन में प्लेन इन स्पेस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि अगर स्पेस में कोई समतल रखा है उसकी समीकरण क्या होगी, और वो कितने तरह से पढ़ने को मिलेगा। ये जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते जाएंगे एक एक आर्टिकल समझ में आता जाएगा। उसमें से पहला जो हमको समतल पढ़ने को मिल रहा है वो है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण में क्या क्या चीजें हमको दी जाएंगी। तो एक प्लेन होगा समतल, मूल बिंदु से उस पर एक लंब डाला जाएगा और उस लंब की लंबाई दी जाएगी। बस इतनी जानकारी होने पर आपको यह पता लगाना होगा कि उस समतल की समीकरण क्या मिलेगी आपको। देखो एक समतल बना लेते हैं। सबसे पहले हम समतल कैसे बनाएंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बोला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको अपनी इमेजिनेशन से स्ट्रांग करनी पड़ेगी और
समतल में खासकर कुछ ज्यादा ही इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये x, ये y और ये z है। एक प्लेन हम बनाते हैं, कैसा भी बना लीजिए। ये देखिए एक प्लेन हम बना ले रहे हैं ऐसा। ये हमने एक समतल बना लिया। थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि यह समतल कैसा रखा होगा। इमेजिन कीजिए इस प्लेन को, जैसे ये आप इसको ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए, इस कॉर्नर को, ठीक है। इसमें से इधर x एक्सिस आ गई, उधर y एक्सिस हो गई, और ये ऊपर कौन सी हो गई, z अक्ष। अब यहां जाकर हमने एक प्लेन ऐसा टिका दिया, कैसा भी रख लो। ये हमने त्रिभुजाकार प्लेन आपको दिखा दिया है कि प्लेन त्रिभुज के आकार का है। ये एक समतल हो सकता है, इस समतल को जाके हमने ऐसा रख दिया, या यहीं पर लेके हम इसको खड़े हो गए। तो ये x अक्ष है इधर की तरफ, ऐसा इधर y अक्ष है, और ऊपर की तरफ कौन है, z अक्ष, और इसको हमने ऐसे लेके खड़े हो गए। अब हम मूल बिंदु से इस पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, ठीक है ना। देखो मूल बिंदु से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं समतल पर, कैसे भी डाल दो। ये मूल बिंदु से हमने एक लंब डाल दिया। देखो थोड़ा सा इमेजिन करिए कैसे लंब पड़ा होगा। अगर ये प्लेन है, वो मूल बिंदु है, तो यहां से हमने उठाया और ये ऐसा एक लंब डाल दिया हमने, और ये जो ये लंब डाला है ना, तो ये लंब इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता होगा, 90 डिग्री। बताइए कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। इसको और इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, डिस्टेंस मान लेते हैं d। आप चाहें तो इस पॉइंट को आप n मान लीजिए जहां पर आपने लंब डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो माना सबसे पहले ये यहां पर लिख देते हैं, माना ON मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब है तथा इसकी लंबाई स्मॉल d है। हमने इसकी लेंथ कितनी मान ली, स्मॉल d के बराबर। एक चीज और, माना ON की दिशा में इकाई सदिश, माना ON की दिशा में इकाई सदिश n कैप है, ये मान लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ओरिजिन पॉइंट ये है, यहां से हमने समतल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ON। तो माना ON मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब है तथा इसकी लंबाई दी है, इसकी टोटल डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है, स्मॉल d के बराबर है। माना ON की दिशा में इकाई सदिश n कैप है। ये जो O से N में लंब डाला है ना, इसकी डायरेक्शन पे इकाई सदिश कितना है, n कैप है। अब पहले ये हमको बताइए, ये जो चित्र आप कुछ जो सोच पा रहे हैं कैसा बना होगा, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। ये x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष, यहां पर एक प्लेन, और इस प्लेन पर मूल बिंदु से ऐसा लंब, समझ में आया। तो ये जो ON लाइन है ये कहां पर होगी, समतल में है या ऐसा स्पेस में, हवा में है ऐसा, ये तो हवा में है। आपको ये चीज इमेजिन करनी है, ये सोचना है, तो ही आप बन पाएगा। हमको ऐसे समतल का समीकरण चाहिए, ठीक है, बड़ा आसान है। जैसे आपने देखा रेखा का जब समीकरण निकालना होता था तो रेखा पर हम एक बिंदु माना करते थे, जनरल पॉइंट P x, y, z मान लेते थे। तो समतल का समीकरण चाहिए ना, इस पे भी यही करना पड़ेगा आपको। मान लिया समतल पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y, z, ठीक। और मूल बिंदु से इस बिंदु का जो स्थिति सदिश है, आपको याद होगा क्या लिखा करते हैं आप इसे, वेक्टर r लिखते हैं, नहीं याद आया। तो माना समतल पर एक बिंदु P x, y, z है जिसका स्थिति सदिश
मूल बिंदु के सापेक्ष जिसका स्थिति सदिश वेक्टर आर है। ठीक है, अच्छा बताइए ओपी कहां पर होगा? ये समतल में है या ये हवा में है? सोचिए, इसको मत देखिए, आप इमेजिन करिए। ये मूल बिंदु है, ये समतल रखा है, ओ से हमने एक लंब डाला है ON, तो ये कहां है? समतल में तो नहीं है। समतल में तो तब होता जब इसमें पड़ा होता है ऐसे, ये ऐसा हवा में है। यहां पर समतल पर कहीं पर भी एक बिंदु मान लिया हमने, और वो बिंदु P है, उसको भी हमने मूल बिंदु से मिला दिया, तो OP कहां पर है? OP भी हवा में है। समझ आ गया? ठीक, अब इससे हमने इसको मिला दिया ऐसे। ये PN भी कहां पर है? ये समतल में है, ये हवा में नहीं है। देखो, O से N पर लंब डाला, ये आ गया हवा में। O से P को मिलाया, हवा में है OP। लेकिन P से जब N को मिलाया, P से जब N को मिलाया, ये प्लेन में है। याद रहेगा आपको? ठीक, ये PN बना लिया। अब इसको देखते हुए आपको नहीं लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन गया है? तो हम त्रिभुज लेना चाहते हैं, त्रिभुज OPN में। त्रिभुज OPN में देखो ध्यान से, वेक्टर सम का लॉ याद है आपको? जब वेक्टर को जोड़ते थे त्रिभुज नियम से, क्या लगेगा इसमें? ON इज इक्वल टू OP प्लस PN। देखो आप, ON इज इक्वल टू OP प्लस PN। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम? ON इज इक्वल टू OP प्लस PN, और ये समतल के साथ में इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, ON की वैल्यू कितनी है? अब एक छोटी सी चीज आप देखो, यहीं पर इसको लिखना चाहिए था मुझे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ON को ऐसे लिख सकता हूं D इंटू N कैप? देखो और सोचो, किसी का भी अगर फुल वेक्टर आपको निकालना है, फुल वेक्टर, तो उसके मापांक का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से कर लो। यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है? D, यानी कि इसका मापांक कितना है? D। और इस दिशा में इकाई सदिश कितना है? N कैप, ये हमने यहां मान रखा है। तो अगर हम आपसे ON वेक्टर पूछेंगे तो वेक्टर ON किसके बराबर आएगा? D इंटू N कैप। ON का मापांक का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से हमने करवा दिया, तो वेक्टर ON विल बी D इंटू N कैप। नहीं है, हमने बोल दिया इसलिए आप हाँ कर रहे हो, या वाकई में आप समझे हो अंदर से? समझ रहे हैं ना कि किसी का भी फुल वेक्टर अगर निकालना है तो उसके मापांक का गुणा उसी दिशा की इकाई सदिश में करवा दीजिए, तो वे फुल वेक्टर मिल जाएगा। तो ON वेक्टर मिल गया हमको। तो ON वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे हम? D इंटू N कैप। और ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, डॉट वॉट नहीं है। क्यों? डॉट तो दो सदिशों के बीच लगता है ना, ये कांस्टेंट तो ये वेक्टर है, तो ये डॉट वॉट नहीं है। पर याद रखिएगा, OP की वैल्यू क्या लिखी जाए? बताइए, OP की वैल्यू क्या लिखी जाए? OP की वैल्यू लिख दी जाए वेक्टर R। ठीक है, और प्लस वेक्टर PN कितना होगा? वेक्टर PN ये नहीं पता हमको, तो हम वेक्टर PN को वेक्टर PN ही रहने देते हैं। और यहां से वेक्टर PN की वैल्यू निकाल लीजिए आप। वेक्टर PN की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर भेज देंगे, तो D इंटू N कैप माइनस वेक्टर R, ये आ गई वैल्यू वेक्टर PN की। बउआ हो, इतना समझ आया कि नहीं आया? ये किसकी वैल्यू हमने निकाल ली? वेक्टर PN की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, गौर से। क्या हम इस चित्र में ऐसा लिख सकते हैं? चित्र से वेक्टर PN डॉट वेक्टर ON इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो, ये वेक्टर PN है, ये कहां पर है? समतल में। ये वेक्टर ON है, ये हवा में है वैसे, लेकिन ये वेक्टर समतल पर कैसा है?
लंब है। अब ये है समतल में और ये समतल पर लंब है, इसका मतलब है ये इस पर लंब है फिर तो। और अगर दो सदिश आपस में लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं समझ में आया आपको? आया? Pn की जगह पर क्या लिखेंगे? Pn की जगह पर लिखेंगे d इंटू एन कैप माइनस वेक्टर r, ये डॉट है। और ON की जगह पर क्या लिखा जाए? d इंटू एन कैप, d इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करिए, देखिए डी एन कैप का डॉट प्रोडक्ट डी एन कैप से करिए। डॉट प्रोडक्ट कराना आता है ना आपको? ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट से करिए। डी को डी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर। और एन कैप को एन कैप से डॉट प्रोडक्ट करिए, एन कैप डॉट एन कैप। हमने पहले भी बोला था कि डॉट और क्रॉस के निशान दो सदिशों के बीच लगेंगे, तो d का d से गुणा होकर d स्क्वायर बन गया, क्योंकि अचर था उसका तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट की तरह करना पड़ेगा आपको। n कैप का n कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, माइनस इसका इससे होगा। तो बताइए इसको लिखा कैसे जाए? ये भी वेक्टर है, d कांस्टेंट है और n कैप वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट बाहर कर लो, r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू 0। बताइए आप समझ पाए कि नहीं? डी लिख दिया, आर डॉट एन कैप लिखा, तो डॉट आर और एन के बीच लगेगा क्योंकि आर और एन दोनों वेक्टर हैं, डी वेक्टर थोड़ी है। ये तो नॉर्मली ऐसे लिखा रहेगा बस। समझ में आया आपको? अच्छा, आप एक चीज बताओ, एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू क्या आएगी? जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि दो सदिशों का जब एक सदिश का उसी सदिश से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है उसके मापांक का वर्ग। आप याद करिए, आपको ये चीज बताई गई है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब है वेक्टर ए के मॉड का वर्ग। ऐसे ही एन कैप डॉट एन कैप का क्या मतलब है? एन कैप के मॉड का वर्ग, एन कैप के मापांक का वर्ग। और एन कैप एक इकाई सदिश है, इसलिए इसका मापांक कितना आएगा? 1, और 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1। तो यहां क्या बच जाएगा? डी स्क्वायर। तब तक आप चाहो इसको उधर भेज दो, डी वेक्टर आर डॉट एन कैप। इस डी से हम इसका एक डी कैंसिल कर सकते हैं। क्या वैल्यू मिली हमको? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये है इस समतल का सदिश समीकरण। जिस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का लंबाई दी गई हो हमको, ठीक है ना, उस समतल का, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, उसका ये वेक्टर समीकरण है। जैसे रेखा के समीकरण देखते थे ना, एक वेक्टर फॉर्म आती थी, एक कार्टेशियन फॉर्म आती थी, ऐसे ही समतल में भी आया करेंगी। एक सदिश रूप आया करेगा, एक कार्तीय रूप आया करेगा। ये उस समतल का सदिश रूप है। अब हमको बताइए ये चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? क्यों भाई? समझ में आया? देखिए, मैं अगर चाहता तो मैं पूरे बोर्ड पे एक एक करके बस केवल फॉर्मूले लिख देते हम और आपको बता देते कि अभी आप इसको रट डालो। लेकिन मैं चाहता हूं आप अंदर से चीजों को फील करें, क्योंकि रटने से आप समझ नहीं पाएंगे, पर अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और जब क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आएंगे तो आप लगा पाएंगे। नहीं तो रटने पर क्वेश्चन लगते नहीं है, फिर क्वेश्चन भी आपको रटने ही पड़ेंगे। अब ये मुझे बताइए, क्या ये तरीका समझ आया आपको? इस समतल का समीकरण, ये कौन सा इक्वेशन आ गया? ये वेक्टर फॉर्म आ गई है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डी क्या चीज है? डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। याद रख लीजिए, समतल की मूल बिंदु से समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, ठीक है ना। अच्छा, ये एन कैप क्या चीज है? एन कैप है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए जो लंब है उसका इकाई सदिश है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स मान लो। क्या बोल देना आप इसको? ये नॉर्मल
यूनिट वेक्टर है। मतलब जो आपने नॉर्मल मूल बिंदु से इस पर डाला है अभिलंब, वो अभिलंब का इकाई सदिश है। वो पूरा नॉर्मल वेक्टर नहीं है, देखो पूरा ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल की दिशा में इकाई सदिश है, इसलिए हमने लिखा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आप तो आपका एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो एक समतल की लंब रूप में जो समीकरण होगी वो ये होगी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए, मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया है उसका वेक्टर या उसका इकाई सदिश, और मूल बिंदु से समतल तक की लंबवत दूरी d आपको पता होनी चाहिए, फिर ये समतल निकल जाएगा आपसे। समझ आई बात आपको? ये तो हो गया इस समतल का वेक्टर फॉर्म। इस समतल का कार्टेशियन फॉर्म भी हम पता लगाना चाहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी पता लगाना चाहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म पता कैसे लगाते हैं, लाइन में आपने सीखा है तरीका क्या है। जब भी आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो तो आप जो वेक्टर r मिलता है ना, उसकी जगह पर वेक्टर r की वैल्यू लिख दो। वेक्टर r क्या है, बिंदु P का स्थिति सदिश, और बिंदु P के निर्देशांक अगर x y z है तो इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर फॉर्म ये आ गई। अब हमने पता लगानी है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर r की जगह पर हम वैल्यू लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप की जगह पर क्या लिखा जाए, बता सकते हैं आप मुझे? हम बताते हैं, आप मत बताइए। देखो गौर से सुनिए हमारी बात। एन कैप क्या है, एक इकाई सदिश है। मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया है उस दिशा में यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये ओ एन का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज में ध्यान दिलाता हूं, बताया बहुत बार गया है, हो सकता है अभी अचानक से याद नहीं आ रही हो, जैसे मैं बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। किसी वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक क्या होते हैं, उस वेक्टर के दिक् अनुपात होते हैं। याद कीजिए जरा, डीआरस। किसी भी वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक उस वेक्टर के क्या होते हैं, दिक् अनुपात। लेकिन अगर हम उसका इकाई सदिश निकाल लें, यूनिट वेक्टर निकाल लें, फिर आई कैप जे कैप और के कैप के साथ कौन आता है, उसके दिक् कोसाइन आ जाते हैं, दिक् कोज्याएं आ जाती हैं। नहीं समझ में बात आई आपको? अरे ध्यान नहीं आया? एक वेक्टर अगर दिया जाता था फिर बोला जाता था दिक् अनुपात बताइए, तो आप सीधे आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक बता देते थे। लेकिन अगर हम बोलते थे कि इस वेक्टर के दिक् कोसाइन बताओ, दिक् कोज्याएं बताइए, दिसीज बताइए, फिर आप क्या करते थे, पहले उसका यूनिट वेक्टर बनाते थे, फिर उसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते थे वो डीसीज आ जाते थे। यहां पर यूनिट वेक्टर है कि फुल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो गुणांक आएंगे वो डीआरस आने चाहिए कि डीसीज आने चाहिए, डीसीज आने चाहिए, दिक् कोसाइंस आने चाहिए। समझ नहीं आया आपको? आ रहा है समझ में? भाई आप खुद बताओ ना, ये फुल वेक्टर है या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्या होने चाहिए, दिक् अनुपात होने चाहिए कि दिक् कोसाइंस होने चाहिए, दिक् कोसाइन होनी चाहिए। और दिक् कोसाइन को आप किससे लिखते हो, एल एम एन से। तो आपको नहीं लगता कि इस एन कैप की जगह पर लिख दिया जाए एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, और बराबर के उस बराबर के उस साइड पे कौन है, डी। नहीं समझ में आया ये? अच्छा, अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है ना? यहां एल एम एन क्या चीज है, हियर एल एम एंड एन आर डीसीज ऑफ वेक्टर ओ एन। मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया है ये उसके डीसीज हैं, एल एम और एन। और डी क्या चीज है, यहां पर मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। आप देखो ना, ये वही तो है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी।
समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। तो ये उस समतल का कार्तीय समीकरण है और ये उसी समतल का सदिश समीकरण है। अब हमें बताएं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये समझ आ गया आपको? एक छोटी सी चीज इसमें मैं और आपको दिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। ये जो समतल है जिस पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है, उसका वेक्टर ON है, उस लंब की दिशा में इकाई सदिश n कैप है और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी स्मॉल d है। उसकी समीकरण वेक्टर इक्वेशन ये है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये है। पर इसी समतल की आपके ये जो इसमें जब आप बुक में देखेंगे, इसी समतल की दो समीकरणें और चलती रहती हैं। इसी समतल की दो समीकरणें चलती हैं। देखो कौन सी? एक इक्वेशन चलती है r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, और एक इक्वेशन चलती रहती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। और आप जानते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली इक्वेशन है कि ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि वहां तो n कैप, अब देखो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे होंगे एक चीज का, इसमें r डॉट n कैप है और इसमें r डॉट वेक्टर n है, n कैप नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में। यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी है, DC's यूज कर रहे हैं ON के। यहां पर ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी है, यहां पर हम dr से यूज कर रहे हैं वेक्टर ON के। और ये वेक्टर फॉर्म इस समतल की है, ये भी इसी समतल की वेक्टर फॉर्म है। ये इस समतल का कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी इसी समतल का कार्टेशियन फॉर्म है। पर इन दोनों के बीच में एक बड़ा सरल सा अंतर है। अंतर ये है कि इसमें n कैप यूज हुआ है, इकाई सदिश इस दिशा का यूज हुआ है, पर इस इक्वेशन में इस दिशा का इकाई सदिश यूज नहीं हुआ है, फुल वेक्टर यूज हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर n क्या चीज है? यहां पर n को हम बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर। वेरी गुड। क्यों? इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे। ये क्या था? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। कोशिश करिए देखिए समझने की। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है केवल। यहां पर d क्या था? समतल की मूल बिंदु से दूरी। तो यहां पर d क्या चीज है? क्या ये भी समतल से मूल बिंदु की दूरी है? आंसर इज नो। ये समतल से मूल बिंदु की दूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट नंबर ओनली। दिस इज ओनली अ कांस्टेंट। दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। ये समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी नहीं है। यही तो बहुत डिफरेंस होता है और तभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। समझ आ रहे हैं कुछ आपको? कि इसी समतल की ये दो समीकरणें तो है ही, उसी समतल की वो दो समीकरणें और आपको याद रखनी है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहां नॉर्मल यूनिट वेक्टर आता है और यहां केवल नॉर्मल वेक्टर आता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं आता। समतल की इस समीकरण के वेक्टर फॉर्म में जब यहां नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा, जब यहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा, उस वक्त जो यहां लिखा होगा वो समतल की मूल बिंदु से क्या होगी? दूरी होगी। लेकिन जब नॉर्मल वेक्टर केवल यूज होगा, उस वक्त जो यहां लिखा होगा वो समतल की मूल बिंदु से दूरी नहीं होगी, वो केवल एक कांस्टेंट नंबर होगा बस। लेकिन हम चाहें तो उसे समतल मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बना सकते हैं। कैसे बना पाएंगे? थोड़ा गौर कीजिएगा। हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n से डिवाइड कर देंगे। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n से डिवाइड कर देंगे। अब देखो गौर से, ये क्या बन जाएगा? n कैप बन जाएगा, बन जाएगा। और जैसे ही r डॉट में n कैप बना, तुरंत राइट हैंड साइड पे अब ये क्या है? अब ये समतल की मूल बिंदु से दूरी बन जाएगी। तो ये समीकरणें आपके चैप्टर में
आपके एक्सरसाइज में, आपके एग्जाम्पल में ये चारों समीकरणें एक ही प्लेन की हैं, जिनमें से दो वेक्टर रूप हैं, दो वेक्टर फॉर्म है, दो कार्टेशियन फॉर्म है, एक साथ ही इक्वेशन चलती रहती हैं। और बच्चे के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन ये वाली है, कौन सी इक्वेशन ये वाली है। पर आप ध्यान रखिए, इस वाली इक्वेशन में r के साथ जो लिखा होगा वो क्या हुआ करेगा, वो एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर r के साथ लिखा हुआ ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो आप समझ जाइए कि उस तरफ जो नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा, वो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है केवल, उस वक्त यहां जो लिखा होगा वो मूल बिंदु से समतल दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन पर मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आपको निकालनी है अगर, तो आप दोनों पक्षों में इसके मापांक से डिवाइड कर दीजिए। फिर ये क्या बन जाएगा, एन कैप, और जैसे ये एन कैप बना, उधर जो कुछ मिलेगा आपको वही होगा मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये कैसे आ गया? बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये एन का फुल वेक्टर है ना, लंब का, और फुल वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ कौन आते हैं? दिक कोज्याएं आती हैं कि दिक अनुपात आते हैं? दिक अनुपात आते हैं। और दिक अनुपात को किससे लिखते हो आप? ए बी सी से। तो एन की जगह पर क्या लिखा होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। उसको जब हमने आर से यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट करवाया होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी आ गया। पर ध्यान रहे, अगर यहां दिक अनुपात है तो ये क्या है? फिर अगर ये दिक अनुपात है तो ये क्या है? ये केवल एक कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहां दिक कोज्याएं हैं तो फिर ये क्या है? ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। तो दोनों इक्वेशंस में फर्क समझ में आ जाएगा आपको। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। कैसा भी आप ले लीजिए। कोई भी ले लेते हैं। देखो, अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे हमने एक समतल की इक्वेशन लिख दी, r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। ये हमने एक समतल की इक्वेशन लिख दी। अब बताइए हमें, ये समतल का कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है या सदिश रूप है? है तो सदिश रूप। अब इस समतल के सदिश रूपों में हमारे पास दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये जो इक्वेशन दी गई है वो ये वाली दी गई है, या वो जो इक्वेशन दी गई वो ये वाली दी गई है? कौन सी वाली है? ये वाली है। मतलब ये जो समीकरण मैंने आपको दिखाया है ये एक समतल की समीकरण है। समतल की समीकरणों में अभी तक हमारे पास दो समीकरण है वेक्टर फॉर्म में, एक ये वाली फॉर्म है और एक ये वाली फॉर्म है। आप क्या इसको देखकर मुझे बता सकते हैं कि ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है? कौन सी वाली? ऊपर वाली फॉर्म है। मतलब ये है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। कौन सी वाली है? ये वाली वेक्टर फॉर्म है कि ये वाली है? ये वाली है। कितने लोगों का कहना है कि ये वाली है? आप कोई नहीं बताएगा। अच्छा, वो कितने लोग कह रहे हैं ये वाली है? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? इसे बस अंधाधुंध हाँ ना कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहां से पता लगाएंगे? सुन लीजिए, यहां पर ये क्या है? एन कैप। एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश। तो क्या वहां जो एन कैप की जगह लिखा है वो इकाई सदिश है? कैसे पता लगेगा इकाई सदिश है कि नहीं? मापांक को तुरंत निकाल के देखो। अगर मापांक 1 आ जाए तो इकाई सदिश है, और अगर मापांक 1 नहीं आया तो इकाई सदिश नहीं है। फिर इसका मापांक कितना आएगा? 4 चौके 16, 3 3 9, 4 चौके नहीं सॉरी 16 4 20 और 9 29, अंडर रूट 29 आया। क्या इसका मापांक 1 आया? इसका मतलब क्या ये इकाई सदिश है?
और अगर ये इकाई सदिश नहीं है तो ये वाली समीकरण है फिर तो ये, क्योंकि अगर ये इकाई सदिश होता तब ये वाली होती, पर वो तो इकाई सदिश नहीं है ना, तो फिर ये वाला सदिश है, ये वाला इक्वेशन है उसका। तो किसी इक्वेशन को देख करके आप कैसे मालूम करेंगे कि ये वाली इक्वेशन दी गई है या ये वो वाली इक्वेशन आपको दी गई है? अब मालूम कर लेंगे आप। अगर यहां पर जो वेक्टर दिया जाएगा r के साथ में, अगर इसका मापांक एक आ जाएगा तो समझ जाना कि ये वाली इक्वेशन है, और अगर इसका मापांक 1 नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि ये वाली इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, अगर वो इक्वेशन ये वाली है और हमने आपसे पूछा कि ये जिस समतल की समीकरण है उस समतल के मूल बिंदु से दूरी बताइए, आप क्या करिएगा? 6 बता देंगे या कुछ करना चाहेंगे इस पे? हमने ये समतल दिया और पूछा इस समतल के मूल बिंदु से दूरी बताइए, कितनी दूरी बताएंगे आप? 6। समझो पहले ये वाली समीकरण है कि नहीं है, और इस वाली समीकरण में जो उधर लिखा होता है ये केवल एक कांस्टेंट होता है, ये मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ये मूल बिंदु से समतल की दूरी बताने लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे यूनिट वेक्टर में बदलना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? इसका मापांक का दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। तो इसका मापांक कितना आया है? √29। √29 का जब यहां भी भाग देंगे और √29 से उधर भी भाग देंगे तो ये तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, लेकिन इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 6/√29। वो 6/√29 मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होगी। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी 6 नहीं है, 6 इज जस्ट ओनली अ कांस्टेंट नंबर। कुछ समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन होता है इस इक्वेशन में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर का कंफ्यूजन अभी शायद अब दूर हो रहा है, धीरे धीरे नहीं दूर हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ही समतल की 2 सदिश रूप हैं, 2 वेक्टर स्वरूप हैं, दोनों एक साथ आपको इक्वेशन चैप्टर में मिलते रहेंगे। आपको उस समय पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन कब हमको दिख रही है, ठीक है ना? तो आप एक काम करिए, आई होप की चीजें समझ में आ गई हैं आपको। यहां पर ABC क्या चीज है? ABC आर डी आर्स ऑफ वेक्टर ON, ये ON के डी आर्स हैं, दिक अनुपात हैं, ठीक है? आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड जो हम प्लेन की इक्वेशन पढ़ने चल रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। मतलब एक ऐसे समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से गुजरता है, एक दिए गए पॉइंट से वो पास होता है, और परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, एक दिए गए सदिश पर लंब है। नोट कर लीजिए हिंदी में इसको। एक बिंदु से गुजरने वाले, एक दिए गए 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 बिंदु से गुजरने वाले तथा एक दिए गए सदिश पर लंब समतल का समीकरण, तथा एक दिए हुए सदिश पर लंब समतल का समीकरण, तथा एक दिए हुए सदिश पर लंब समतल का समीकरण। हाँ जी, समझ आ गया आपको? अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्या क्या दिया होगा। एक पॉइंट दिया होगा जिससे प्लेन पास हो जाएगा, और एक वेक्टर दिया होगा जो समतल पर कैसा होगा? लंबवत होगा। अब देखिए गौर से, फिर से एक समतल बना लेते हैं हम। ये देखिए हमने एक प्लेन बना लिया, ये हमने समतल बना लिया, ये यहां पर ओरिजिन पॉइंट है।
अब ये बताइए, कुछ समझ आ रहा है, कुछ इमेजिन हो रहा है यहां पर देख करके आपको? अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ये कॉर्नर है हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, उस पर हमने ऐसा एक प्लेन रख दिया है जाकर के, थोड़ा सा त्रिभुजाकार हमने उसको दिखा दिया है आपको। अच्छा, क्या क्या हमको दिया जाएगा? एक बिंदु दिया जाएगा जिस बिंदु से समतल गुजरता है। मान लेते हैं ये वो बिंदु है ए, x1, y1, z1। ये वो पॉइंट है, गिवन पॉइंट जिससे समतल गुजरता है। तो ये पॉइंट कहां पर है? समतल पर है या कहीं हवा में है? समतल पर है, क्योंकि समतल अगर इससे गुजरता है तो ये बिंदु समतल पर आएगा ना, प्लेन पर ही तो पड़ेगा। अगर ये ऐसा प्लेन रखा होगा, ये ऐसे प्लेन अगर रखा है तो ये पॉइंट समतल पर होगा कहीं पर, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और देखो और क्या, एक तो बिंदु दिया गया, दूसरा दिए गए सदिश पर लंब है। एक सदिश भी दिया जाएगा और उस सदिश पर ये वाला समतल कैसा होगा? लंबवत होगा। तो कहां पर बनाए वो सदिश? कहीं पर भी बना लो, बस उस सदिश पर ये समतल कैसा आना चाहिए? लंबवत आना चाहिए। कहीं पर भी बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। ये देखिए, कुछ समझ आ रही है आपको? जैसे ये प्लेन रखा हमने, यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए, x1, y1, z1, तो ये प्लेन उससे पास होने लगा। यहां पर हमने एक ऐसा वेक्टर बना लिया ऐसा। तो अब आप देखो, दो चीजें हो गई। ये समतल इस बिंदु से होकर गुजरता है और ये समतल इस सदिश के कैसा है? लंबवत है। तो ये कुछ आपको समझ में आ रहा है? ये कहां पर बना होगा? समतल पर है कि हवा में है? ये भी तो हवा में है ऐसा, बस समतल पर ऐसे लंब पड़ गया जा करके। तो वो मूल बिंदु है, यहां पर एक पॉइंट है, ये एक वेक्टर है जो कि समतल पर लंबवत है। बिल्कुल क्लियर आपको? इसको कुछ मान ले आप, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर n मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब किसी भी समतल का समीकरण पता लगाने के लिए आपको तो याद होगा एक जनरल पॉइंट भी हम लेते हैं P। तो उस जनरल पॉइंट को कहीं पर भी ले लीजिए आप, चाहे जहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। ये पॉइंट हमने ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट क्या माने जाते हैं? x, y, z। इससे इसको मिलाएंगे, इसका एक स्थिति सदिश ले लेते हैं। क्या लेते हैं स्थिति सदिश? वेक्टर r। इसका एक स्थिति सदिश बिंदु A का ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम वेक्टर A। जिस बिंदु से यह समतल होकर जाता है उस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर A है। यह बिंदु P है, समतल पर एक जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। इससे हम इसको मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसको, हाँ ठीक है। आपको नहीं लगता इसमें? मुझे ये बताइए कौन समतल पर है और कौन ऐसे हवा में है, समतल पर नहीं है। OP को बताइए समतल पर है या हवा में है? हवा में है, क्योंकि मूल बिंदु से आया है ना इसको मिलाने के लिए। OA के बारे में बताइए, ये भी हवा में है। AP कहां पर है? ये प्लेन पर है, ऐसा AP आया है, ठीक है। और ये कहां पर है? ये भी हवा में है, पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा वहां पर आपको, त्रिभुज OAP में। तो यहां पर पहले तो लिख देते हैं माना समतल बिंदु A x1, y1, z1 से गुजरता है। यह बिंदु से गुजरता है तथा वेक्टर n पर लंब है। वेक्टर n पर कैसा है? लंब। जो समतल है वो इस बिंदु से गुजरता है और इस वेक्टर n पर वो लंब है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि त्रिभुज ये ले रहे हैं, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में त्रिभुज नियम लगाइए सदिशों के योग का। क्या त्रिभुज नियम लगाएंगे? OA
प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। देखो जरा ध्यान से, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। याद आया आपको? ओ ए की वैल्यू बताइए क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या चीज है? जिस बिंदु से समतल गुजरता है उस बिंदु का स्थिति सदिश है, याद रखिएगा। ए पी के बारे में हमें नहीं पता, ओ पी कितना है? वेक्टर आर। अगर यहां से ए पी की वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। पहले बताएं ये समझ आया कि नहीं आया? ओपी एपी का मान निकाला है हमने और एपी की वैल्यू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया? ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से सभी बच्चे। ये क्या निकाला हमने? एपी। और ये बउआ का आया है, ये है वेक्टर एन। क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे एपी और एन के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बताएं एपी कहां पर है? समतल पर। और वेक्टर एन समतल पर कैसा है? लंब है। देख लो इसको ध्यान से, एपी प्लेन पर है और एन समतल पर लंब है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एपी एन पर लंब है या एन एपी पर लंब है? अरे बड़ा सिंपल है बेटा, ये समतल है, एपी इस समतल पर है, ये एपी इस समतल पर है, ठीक है, ये एपी बना दिया। और ये वेक्टर जो है वो इस पर लंब है। हम कहते हैं नहीं यहां पर लंब है, इसके छोर पर इधर है। तो अगर ये एपी है और ये एन है, तो अगर हम इसको खिसका के ऐसा ले आएंगे तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस पर ये एन कैसा है? लंब है कि नहीं लंब? तो एपी और वेक्टर एन दोनों आपस में कैसे हैं? लंबवत हैं। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं अब वेक्टर एपी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0? नहीं समझ में आया? क्योंकि जो वेक्टर एपी है और वेक्टर एन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भले जगह अलग अलग है तो क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहे हैं आपको? जैसे इस जमीन पर कोई छड़ एक पड़ी हुई है और वो दीवार यहां पर खड़ी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दीवार इस क्षण के लंबवत है। बात तो वही है, बल्कि क्षण यहां पड़ी हुई है। ऐसे ही ये समतल पर है पर ये समतल पर लंब है, इसलिए ये इस लाइन पर भी लंब है। अगर लंब है तो एपी का और एन का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब एपी की वैल्यू हम लिखेंगे क्या है? देखो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करवा दें, आप चाहें तो यही रखे रहें। आ गया आंसर आपका। अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0, या वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, इसको अगर हम उधर भेज देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ये समतल की सदिश समीकरण आ जाएगी। ये भी समतल की सदिश समीकरण है, ये भी समतल की सदिश समीकरण है। तो अगर एक प्लेन ऐसा है, अगर एक समतल ऐसा है जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए है से होकर जाता है और एक सदिश वेक्टर एन पर लंबवत है, तो उस समतल का समीकरण क्या होगा? आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये भी लगा सकते हो, कुछ लोग ये वाला लगाते रहते, तो आया तो उसी से, कोई अलग तो है नहीं ना। ये वेक्टर फॉर्म है, पर ध्यान रहना चाहिए वेक्टर ए क्या चीज है? वेक्टर ए यहां पर क्या चीज है बताओ? कई बार बता चुके हैं हम आपको। जिस बिंदु से समतल गुजरता है उस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। और वेक्टर एन क्या चीज है? वेक्टर एन है समतल पर एक लंब सदिश। ठीक है, तो ये है जिस बिंदु से समतल गुजरता है उस बिंदु का स्थिति सदिश, और वेक्टर एन है समतल पर लंब एक सदिश। मूल बिंदु से कहां से हमें फर्क नहीं पड़ता, लंब सदिश है बस प्लेन पर वो। ये इक्वेशन आएगी। अगर इसी की अगर आप बनाना चाहें
कौन सी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या बनेगी देखिए जरा, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें r की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और r में से वेक्टर a माइनस करना पड़ेगा, वेक्टर a माइनस करना पड़ेगा ना आपको। और इस ये वेक्टर n जो है ना, इसकी भी वैल्यू कुछ मान लो। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। जो समतल पर लंब सदिश है ना, एक वेक्टर है तो कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे तो लिखा होगा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा गौर से, r में से a माइनस करिए, वेक्टर r की वैल्यू बताइए मुझे। वेक्टर r की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर a की वैल्यू बताइए, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब r में से a माइनस कर रहे हैं आप, r में से a माइनस कर रहे हैं, आपको लगता है x माइनस x1 आई कैप बन जाएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप डॉट डॉट। इस वेक्टर n को हम क्या मान लिए हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बराबर के उस तरफ क्या है 0। इन दो सदिशों का डॉट। बेटा ये चीज समझ आई कि नहीं आई भाई, आपको आ गया ना। आप वेक्टर r का मान लिखेंगे, a का लिखेंगे, घटाओगे यही मिल जाएगा आपको। अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो i वाले को i वाले से करेंगे, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से। तो a का गुणा किससे होगा, x माइनस x1 से, तो यह आ जाएगा a x माइनस x1। इसी तरीके से b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उसी समतल का, जिस समतल का ये वेक्टर स्वरूप है, उसी समतल का ये कार्तीय स्वरूप है। अब बताएं हमको, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला न सिर्फ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो आपके जहन में बस जाएगा, अपने आप ही वो आपके माइंड में बसा रहेगा, और फिर सिंबल्स का अर्थ भी क्लियर रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आने पर सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसका समीकरण निकाला करेंगे, याद रह जाएगा आपको। और पहले वाले में बड़ा कंफ्यूजन है भाई, वो जो पहले भी बताया ना मैंने आपको, आप बुक में जब जाएंगे ना, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि वाकई में बड़ा कंफ्यूजन है। और अगर आप ऐसे नहीं स्टडी करेंगे तो आप वहां पर सवाल लगा ही नहीं सकते, कंफ्यूजन में आप फंस जाएंगे और उसी में उलझते रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमने समतल की आज 2 समीकरणें देखी हैं, और भी समतल की समीकरणें हैं इसमें, समतल की और भी समीकरणें हैं, पर आज हमने मैथमेटिक्स में प्लेन में केवल 2 इक्वेशन देखी है। एक समीकरण कौन सी देखी है, समतल का अभिलंब रूप देखा है, और एक हमने देखा है कि एक ऐसा समतल जो एक बिंदु से जाएगा और एक किसी सदिश पर लंब होगा, ऐसे समतल का समीकरण। पहले वाला जो हमने बताया था उसमें सारी चीजें यहां पे याद रखें, 2 वेक्टर स्वरूप चलते हैं उसके, 2 कार्टेशियन रूप उसके चलते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रूप दिया जा रहा है तो ये कौन सा फॉर्म हो सकती है, और इसमें ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अभी इंट्रोडक्शन इसका खत्म नहीं हुआ है, इसका कुछ जो बाकी है वो हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।